हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। और काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और मैंने भी इसको जब प्रोनाउन पढ़ाया तो मैंने उसी समय आपको ये चीज़ बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है, जितने भी प्रोनाउंस आपको बताए गए हैं 10 प्रोनाउन टाइप मीन्स प्रोनाउन के 10 टाइप जो बताए गए हैं, उन 10 प्रोनाउन में ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। और आज मैं आपको इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी मीन्स माइंड को कंसंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में मीन्स कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपके आते हैं हु, विच, whom, whose और दैट। ये वर्ड्स जो हैं वो दोस्त ये रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है। तो अब रिलेटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। तो एक्चुअल में प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी किसी नाउन के बदले में आता है, नाउन या प्रोनाउन के बदले में आता है, ठीक है। और उस नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है। मीन्स जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले में आता है उसके रिपीटेशन को क्या करेगा, रोकेगा, और उसको मीन्स उसका जो रिलेशन है वो सेंटेंस के अदर वर्ड से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का काम है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आ करके और उसके रिपीटेशन को रोकना और उसका संबंध वाक्य के अन्य वर्ड्स से जोड़ना, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इजी है, इजी वे में आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट समझ में आएगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज द मैन हु abused you yesterday. This is the man who abused you yesterday. यह वही आदमी है जिसने कल तुम्हें गाली दिया था। देखिए, यह वही आदमी है जिसने। तो अब एक बात बताइए दोस्त, यहाँ हु जो है ये किसके बदले में आया है। यहाँ हु का मतलब हुआ कि जो तुम्हें कल गाली दिया था, ठीक है। तो यह वही आदमी है जो मतलब कौन, ये जो मीन्स हु किसके लिए आया है, तो ये आया है इसके लिए, किसके लिए, द मैन के लिए। किसके लिए आया है, मीन्स मैन के लिए आया हुआ है। और मैन क्या है, नाउन, और इस नाउन के बदले में ये आया है। तो मीन्स अगर इस सेंटेंस को आप दो पार्ट में मीन्स ये करें तो ये ऐसे होगा, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। और उसके बाद आप फिर यहाँ पे लिखिएगा, वही आदमी ने गाली दिया है, तो द मैन abused you yesterday, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो द मैन है मीन्स ये जो नाउन है ये दोबारा यहाँ आ रहा है, और इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए आपने किसका यूज किया है दोस्त, हु का यूज किया है। तो हु जो है वो इस मीन्स द मैन को दोबारा आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ये नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। मीन्स एक्चुअल बोले तो ये मैन के बदले में ही हु आया है, तो नाउन के बदले में आने वाला वर्ड प्रोनाउन होगा, उसके रिपीटेशन को रोक रहा है और सेंटेंस को ये और आगे क्या कर रहा है, मीन्स कंटिन्यू कर रहा है। तो आप यहाँ पे हु को क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु यहाँ पे क्या मीन्स किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। दूसरा चीज कि हु जो है
यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। कितने क्लॉजेज हैं? दो क्लॉजेज हैं, मीन्स इसके दो पार्ट हैं। एक आपका दिस इज द मैन और उसके बाद हु अब्यूज्ड यू। तो यहाँ पे हु मीन्स प्रोनाउन का तो काम कर ही रहा है, साथ साथ इन दोनों क्लॉजेज को एक साथ कंबाइन करने का काम कर रहा है। ये हु दोनों क्लॉजेज को एक साथ किसका मीन्स क्या करने के लिए कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? तो कंबाइन करने का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हु जो है आपका, ये जो हु है ये एक ये जो हु है ये किसका काम कर रहा है? एक मीन्स प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। और साथ साथ एज वेल एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। मीन्स सेंटेंस के दो पार्ट को एक साथ ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? कंजंक्शन। तो यहाँ पे हु जो है ये डबल वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इसको आप क्या बोलेंगे? डबल वर्क कर रहा है हु। हु कैसा? हु डबल वर्क कर रहा है। मीन्स एक तरह से मीन्स एक तरफ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सेंटेंस के दो पार्ट्स को मीन्स दो क्लॉजेज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मीन्स कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हु का जो यूज करते हैं आप, हु का जो यूज करते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं दोस्त? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और किसके लिए? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए। किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए। मीन्स इन जनरल। इन जनरल आप हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। दूसरा चीज कि हु का यूज आप सिंगुलर में भी कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और प्लुरल के लिए भी कर सकते हैं। प्लुरल के लिए भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि हु किसके लिए आया है, किसके बदले में आया है। मीन्स हु जिस प्रोनाउन के बदले में आया है वह प्रोनाउन सिंगुलर है तो वहाँ पे हु को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर हु प्लुरल है तो वहाँ पर मीन्स उसके पहले वाला नाउन प्लुरल है तो वहाँ पे हु को हम क्या ट्रीट करेंगे? प्लुरल ट्रीट करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ आने वाला वर्ब भी होगा। जैसे यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ मैं सेंटेंस लिखूं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। यानी कि जो लड़का खेल रहा है, द बॉय यानी कि वह लड़का, हु इज प्लेइंग जो खेल रहा है, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख रहा हूँ, द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हु जो है वो किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। तो यहाँ पे हु आपका सिंगुलर हुआ। क्या हुआ दोस्त? सिंगुलर। और यहाँ पे बॉयज के लिए आया है तो यहाँ पे हु क्या हुआ? प्लुरल हुआ। क्या हुआ? प्लुरल। तो जब हु यहाँ पे सिंगुलर शब्द के लिए आया है, मीन्स इसके पहले वाला नाउन, आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। और यहाँ पे इसके पहले वाला मीन्स पहले आने वाला नाउन प्लुरल है, मीन्स ये प्लुरल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे हु को हम क्या करेंगे? प्लुरल ट्रीट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हु के साथ इज आएगा और यहाँ पे हु के साथ आर आएगा। एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे हु का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर नाउन के बदले में किए हैं, इसलिए यहाँ पे हु सिंगुलर होगा और हु के साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे हु का यूज प्लुरल नाउन के बदले में किए हैं, इसलिए मीन्स हु जो है वो प्लुरल होगा और हु के साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? और हु का यूज आप किस फॉर्म में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद आपको बता दें कि विच का यूज
विच का यूज जो करते हैं, विच का यूज मीन्स थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? थिंग्स के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है। और whom का यूज पर्सन्स के लिए किया जाता है, पर्सन्स के लिए किया जाता है। ये इस चीज को आप समझेंगे। दैट का यूज, अगर दैट की बात करें, हुज का यूज जो है ये मीन्स लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए करते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे दैट की अगर बात करें तो दैट का यूज हम पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए करते हैं, पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। इवन एनिमल में भी आ जाएगा, दोनों के लिए करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो। चलिए अब आते हैं फिर दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द मोबाइल which I bought in 2025। यह वही मोबाइल है जिसको मैंने 2025 में खरीदा था। तो दिस इज द मोबाइल विच मीन्स जिसे, मीन्स किसे, मोबाइल को, मीन्स ये मोबाइल के लिए क्या आया है? विच आया है। तो यहाँ पे विच जो है वो क्या होगा आपका? विच क्या होगा दोस्त? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, द मैन whom you like most has come to see you। वह आदमी जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो वह तुमसे मिलने के लिए आया है। तो वह आदमी जिसे मतलब क्या? whom। तो whom जो है मीन्स किसके लिए आया है? द मैन के लिए आया है। तो ये जो है आपका क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। उसके बाद दिस इज द पेन दैट आई हैड लॉस्ट यह वही पेन है जिसे मैं गंवा चुका था। तो यहाँ पे पेन, यह वही पेन है जिसे मतलब किसे? उस पेन को। तो यहाँ पे दैट जो है वो किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। और साथ साथ ये वर्ड्स मीन्स सेंटेंस के दो पार्ट्स को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट भी कर रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे the man that helped her is no more। यानी कि वह आदमी जिसने उसका मदद किया वो अब नहीं रहा। तो दैट हेल्प्ड द मैन, दैट क्या होगा आपका? एक मीन्स नाउन के बदले में आया है तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? अब चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जो आपका ये हु है, ये जो आपका हु है, इससे कुछ मीन्स डिफाइनिंग क्लॉजेज बनते हैं और कुछ नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे,
डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। अब देखिए, जैसे कोई औरत अगर बोलती है कि माई हस्बैंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, ठीक है। फिर अगर वो ऐसे लिखती है माई हस्बैंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो। अंतर क्या होगा दोनों में कि यहाँ जो हु से शुरू होने वाला क्लॉज है उसको आप कॉमा से क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। बस इतना सा अंतर है कि जो हु से शुरू होने वाला क्लॉज है उसको आपने कॉमा से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो देखो दोस्त, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में क्या होती है, डिफाइंड होती है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मीन्स डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी फैमिली में मान लीजिए कि 4 भाई हैं, तो उसमें से अगर किसी एक भाई के बारे में बात करना होगा तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात। 3 बहन है तो किसी एक के बारे में बात करना होगा तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। बट इन जनरल किसी औरत को अपने हस्बैंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे करके डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही है बात। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक औरत अगर ऐसे लिखे कि माई हस्बैंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, तो हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, यहाँ पे वो अपने पति को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। यानी कि ये डिफाइनिंग क्लॉज हो गया, DEFINING, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला जो क्लॉज होता है वो रिलेटिव क्लॉज होगा। और यहाँ पे केवल कॉमा लगा करके सेपरेट कर दिए हैं, तो केवल कॉमा के आ जाने से ये हो गया आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो मैं रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा हूँ इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, जब मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊँगा। और क्लॉज में जब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाऊँगा, एडजेक्टिव क्लॉज जब आपको पढ़ाऊँगा मीन्स उसमें एडवर्ब क्लॉज भी होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज जब पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज में आपको बताएंगे कि जितने भी एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं इन जनरल वो रिलेटिव प्रोनाउंस से शुरू होते हैं। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर मालूम है, याद रहेगा, तो मीन्स एडजेक्टिव क्लॉजेज को समझना बहुत इजी होगा। और एडजेक्टिव क्लॉजेज आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉजेज। तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस केवल आपको उसका इम्पोर्टेंस बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको मीन्स कैसे समझाऊँगा कि एडजेक्टिव क्लॉजेज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो यहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर यहाँ क्लियर रहेगा तो वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और फिर एडजेक्टिव क्लॉज जो है वहाँ फिर से आपको हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग मीन्स नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बता देंगे। रिलेटिव क्लॉज को ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। तो जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होंगे, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले जो क्लॉजेज हैं वो रिलेटिव क्लॉजेज होंगे। रिलेटिव क्लॉजेज आर ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉजेज या एडजेक्टिवल क्लॉजेज, ठीक है। तो आइए पॉइंट पर आते हैं। तो फिर एक बार सुन लीजिए, यहाँ इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज होंगे, जो क्लॉजेज होंगे वो क्या होंगे, इन जनरल वो रिलेटिव क्लॉजेज होंगे, मीन्स एडजेक्टिव क्लॉजेज होंगे। क्लियर। अब आइए यहाँ पे, यहाँ जो एडजेक्टिव क्लॉज है मीन्स जो रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ उस औरत को मीन्स उस औरत ने इसको डिफाइन करके बताया है। और यहाँ पे
इस औरत ने उसको डिफाइन करके नहीं बताया है। मीन्स यहाँ पे औरत ने अपने हस्बैंड को डिफाइन नहीं किया है, बट यहाँ पे उस औरत ने अपने हस्बैंड को डिफाइन किया है। इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में धरती आसमान का फर्क है। क्या फर्क है देखिए, इस तरह से अगर कोमा को हटा करके लिखी है, मीन्स बिना कोमा का लिखी है, इसका मतलब कि वो उसको डिफाइन कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब देखिए, माई हस्बैंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, मेरे पति जो मुंबई में रहते हैं, है ना, वो कल आ रहे हैं। इसका मतलब है, ये डिफाइन करके बोल रही है, इसका मतलब ये है कि उस औरत के और भी हस्बैंड्स हैं और उसमें से वो उस हस्बैंड के बारे में बात कर रही है जो मुंबई में रहते हैं, वो कल आ रहे हैं। तो मीन्स इस तरह आप सोचिए कि क्या इस तरह का सेंटेंस बोलना उचित है, प्रॉपर है? नहीं है। तो किसी औरत को अपने मीन्स हस्बैंड को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर कोई मीन्स बोलती है कि मेरे हस्बैंड कल आ रहे हैं, तो एक बार पूछ करके देख लीजिए कि आपके कौन से हस्बैंड आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। एनीवे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, माई हस्बैंड हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, यहाँ पे उसने अपने हस्बैंड को नॉन डिफाइनिंग बना दिया है। क्या बना दिया है? नॉन डिफाइनिंग बना दिया है। मीन्स उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके एक ही पति हैं और वो मुंबई में रहते हैं, वो कल आ रहे हैं। समझ में आया? केवल कोमा के हेर फेर से, कोमा लगा देने से और कोमा हटा देने से सेंटेंस के मीनिंग में इतना बड़ा चेंजिंग हो रहा है। क्लियर हुआ? अगर यही चीज मीन्स दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, मान लीजिए कि अगर कोई मीन्स लड़का है, वो बोलता है कि माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो। ठीक है, तो माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज कमिंग टुमारो, यहाँ पे उस लड़के ने अपने भाई को क्या किया है? डिफाइन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई जो मुंबई में रहता है वो कल आ रहा है। मतलब ये हुआ कि उस आदमी के मीन्स उसके और भी भाई हैं और उसमें से वो उस भाई के बारे में बात कर रहा है जो मुंबई में रहता है, वो कल आ रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम 100% ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अब आप यहाँ पे कोमा लगा भी दीजिएगा तो फिर मीन्स मतलब बदलेगा कि मीन्स उसका एक ही भाई है जो मुंबई में रहता है, वो आ रहा है। लेकिन दोनों सेंटेंस जो है, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स और डोमेन। दोनों सेंटेंस अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में क्या है? सही है। बट जरा यहाँ सोच करके देख लीजिए, क्या इसको डिफाइन करने की जरूरत है? नहीं। तो इन जनरल किसी के फादर को, किसी के मदर को, किसी के हस्बैंड को, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ये है मीन्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन का कमाल। इसलिए आप इसके यूज में मीन्स काफ़ी मीन्स केयरफुली आप इसका यूज करेंगे और मीन्स मीनिंग निकालेंगे। सावधानी पूर्वक आप इसको सोचेंगे, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। कैसे? तो कोमा हटा करके डिफाइनिंग बनाते हैं और कोमा लगा करके नॉन डिफाइनिंग बनाते हैं। डिफाइनिंग तब बनाते हैं जब किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। नॉन डिफाइनिंग तब बनाते हैं जब किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो क्लास है ये कंक्लूड हुआ। एक बार मैं फिर से आपको